हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने टॉपिक में कैस वन को कवर करने वाले हैं जो कि रिवाइज 2015 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट. एज यू नो, देयर आर 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. सो दिस इज अ वेरी बेसिक कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दैट इज कैस वन क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट. जो ये हमें हमारे बेसिक कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में समझाएगा, हमारे ओवरहेड्स एंड जैसे लाइक सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिन के बारे में, सारे ओवरहेड्स के बारे में कैसे ट्रीट करना है, उनको कहाँ हमें लोकेट करना है, वो सब ये कैस वन हमारे पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करता है. तो चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से. These standards deal with the principle of classification of cost for determining the cost of a product or a services. क्या कहता है? कैस वन कहता है कि अक्रॉस द फर्म इंडस्ट्री जो भी प्रिंसिपल है दैट शुड बी स्टैंडर्ड. एडमिन एक्सपेंसेस हैं तो हमारे को सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में डालना है तो उसको वहीं डालना है. उसे हमें या प्रोडक्शन ओवरहेड में डालना है तो उसको हम प्रोडक्शन ओवरहेड में डालेंगे. दैट इज द डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द कॉस्ट. तो उसका जो भी स्टैंडर्ड होता है वो हमारे कैस वन हमें प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट के थ्रू बताता है. ओके, सेकेंड है द ऑब्जेक्टिव. The objective of the standard is to bring uniformity and consistency in the principle of classification of cost for disclosure and presentation in the cost statement of a product or a services. ऑब्जेक्टिव कहता है कि कॉस्ट को कैसे ट्रीट करना है, कौन से ओवरहेड में डालना है, उसी को हम यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी करना है तो उसको कैस वन ही हमें बताएगा. जैसे एक ही कॉस्ट के वेरियस मेथड होते हैं और उस कॉस्ट को कैसे क्लासिफाई करना है वो हमें ये कैस वन के बारे में कैस वन बताता है. जैसे फॉर एग्जांपल हमारा एडमिन एक्सपेंसेस ले लो. एडमिन एक्सपेंसेस प्रोडक्शन ओवरहेड में भी जा सकता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में. वो डिपेंड करता है उसका नेचर पे क्या है. अगर एडमिन एक्सपेंसेस प्रोडक्शन के रिलेटेड हुआ है तो हम उसको प्रोडक्शन ओवरहेड में डालेंगे. अगर वही चीज़ हमने जैसे किसी प्रोडक्ट को सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में डाल दिया, एडवर्टाइजिंग में कर दिया उसको, तो वो हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में जाएगा. ठीक है, तो कैस वन हमारे को इसकी पूरी यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी समझाता है इसके बारे में. स्कोप क्या है? दिस स्टैंडर्ड शैल बी अप्लाइड टू कॉस्ट स्टेटमेंट विच रिक्वायर क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ कॉस्ट इंक्लूडिंग दोज रिक्वायरिंग अटेस्टेशन. तो इसके क्या ये स्कोप बता रहे हैं? 2 स्कोप बता रहे हैं. एक तो कॉस्ट स्टेटमेंट में और एक कॉस्ट इंक्लूडिंग दोज रिक्वायरिंग अटेस्टेशन. कॉस्ट स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर करना है वो हमें कैस वन बताएगा. रिक्वायरिंग कॉस्ट इंक्लूडिंग दोज रिक्वायरिंग अटेस्टेशन मतलब है किसी भी डॉक्यूमेंट को अटेस्टेशन करते हैं हम तो उसमें कितने कॉस्ट आती है, उस कॉस्ट को कौन सी कॉस्ट, वेरियस कॉस्ट आती हैं, हमें कॉस्ट शीट में कौन सी कॉस्ट को डिस्क्लोज करना है, कौन सी कॉस्ट को डिस्क्लोज नहीं करना, वो हमें ये स्टैंडर्ड कैस वन बताएगा. ओके, तो डेफिनेशन एबनॉर्मल कॉस्ट, an unusual or a typical cost whose occurrence is usually irregular and unexpected and or due to some abnormal situation to the production of the production or operation. जैसे हमारा रूटीन का वर्क है, फैक्ट्री में डेली हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, जैसे चॉकलेट्स बना रहे हैं तो हमारी चॉकलेट्स प्रोडक्शन हो ही जा रही है डेली. पर जैसे ही हमारी जो फिक्स्ड कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, उसमें लग रही है, पर जैसे ही कभी एबनॉर्मल कॉस्ट आ गई, जैसे अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, जो रूटीन के वर्क से अलग हटके हो गई है हमारी चीज़, तो उसको हम एबनॉर्मल कॉस्ट कहते हैं. ये एकदम से हो जाती है चीज़. तो एबनॉर्मल कॉस्ट हम क्या है, जैसे कि अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो वो हमारी एबनॉर्मल कॉस्ट है. जो ये एबनॉर्मल कॉस्ट है इसको हम हमेशा अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में ही एडजस्ट करेंगे. नहीं, ये हम कभी भी प्रोडक्शन में इसकी कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करेंगे. हम इसको अपने कस्टमर से भी चार्ज नहीं करेंगे. क्यों? बिकॉज प्रोडक्शन हो रही है प्रोडक्ट की, बट ये एकदम से अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ गई हमारे पास, रूटीन का वर्क नहीं था, तो ये कंपनी ही बेयर करेगी, ना कि आप इसको कस्टमर से इसको बेयर करेंगे इसका एक्सपेंसेस. तो ऑल एक्सपेंसेस शुड बी बेयर बाय द कंपनी एंड डायरेक्टली इम्पैक्ट प्रॉफिट पे जाएगा, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस पे. ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, कॉस्ट ऑफ ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू जनरल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एंटिटी.
एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट ऑफ ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू जनरल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एन एंटिटी, ठीक है, ये तो समझ गए। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड शेल एक्सक्लूड प्रोडक्शन ओवरहेड, मार्केटिंग ओवरहेड and interest and finance charges. Administrative overhead do not include administration costs related to production, factory work और manufacturing, जैसे टेलीफोन बिल है, स्टेशनरी है, पेंट्री एक्सपेंसेस है, तो वो हमारे एडमिन एक्सपेंसेस हैं। और उसमें से क्या है एक्सक्लूड करने के लिए कह रहा है, जैसे कि प्रोडक्शन ओवरहेड है जो खर्चा हुआ, मार्केटिंग में खर्चा हुआ, इंटरेस्ट और फाइनेंस तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, ये तो बैंक से रिलेटेड है हमारा चार्जेस वगैरह, तो ये एडमिन एक्सपेंसेस में कभी भी नहीं आएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉस्ट इज द अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स ऑफ कॉस्ट in logical groups having regard to the nature subjective classification and purpose objective classification. क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट क्या है, हमारे टू टाइप्स के इन्होंने क्लियरली बता दी है, एक तो नेचर के बेसिस पे और एक उनका कॉस्ट का नेचर क्या है और नेचर के बेसिस पे, और उसका पर्पस क्या है उसका। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, जैसे हमने एडमिन एक्सपेंसेस का लिया था, उसका पर्पस क्या है, मैनेजमेंट में गया तो एडमिन एक्सपेंसेस है तो प्रोडक्शन में जाएगा ना तो सेलिंग में जाएगा, वैसे ही इसका हमें नेचर क्लासिफाई करना है और पर्पस उसका क्या है कॉस्टिंग का, ठीक है। कन्वर्जन कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट इज द प्रोडक्शन कॉस्ट एक्सक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। अब इसमें क्या है, जैसे है फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे डायरेक्ट मटेरियल है, आपने एक रॉ मटेरियल लिया, उसको कन्वर्ट कर दिया किसी भी प्रोडक्ट में, जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, हमने पेंसिल का रॉ मटेरियल लिया, उसको हमने कन्वर्ट करके पेंसिल बना दी, तो उस रॉ मटेरियल को हम इंक्लूड नहीं करेंगे उस कॉस्ट में जो हमारा आउटपुट निकला है, तो उसको हम कन्वर्जन कॉस्ट कहते हैं। इसमें हमेशा ध्यान रखना है कि कन्वर्जन कॉस्ट में कभी भी रॉ मटेरियल का एक्सपेंस नहीं ऐड होगा। डायरेक्ट मटेरियल को कन्वर्ट करने में फिनिश्ड गुड्स को, तो उसको हम कन्वर्जन कॉस्ट कहते हैं। कॉस्ट इज अ मेजरमेंट इन अ मॉनेटरी टर्म्स ऑफ द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज used for the purpose of production of goods or rendering services. Manufacturing of goods or rendering services involves consumption of resources. The type of cost often referred to in the costing system depends on the purpose for which cost is incurred. For example, material cost is the price of materials consumed for manufacturing of a product or for rendering a services. Cost, जो भी रिसोर्स है, पॉकेट्स, कॉस्ट का मॉनेटरी टर्म्स कह रहा है, कॉस्ट इज अ मेजरमेंट इन अ मॉनेटरी टर्म्स में, तो जो भी हमारा एक्सपेंस हो रहा है कॉस्ट, तो उसको हम इन अ मॉनेटरी टर्म्स, तो उसको हम कॉस्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारा एक्चुअल में कितना खर्चा हुआ है, हमारे पॉकेट से कितना मनी जा रहा है आपको, तो उसको एक्चुअल में कितना मनी एक्सपेंड हुआ है उसको हम कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। कॉस्ट सेंटर, एनी यूनिट of an entity selected with a view to accumulate all costs under that unit. The unit can be division, department, section, group of plant, group of employees or a combination of several units. Cost को accumulate करता है, जैसे कि अब जैसे हमारे पास प्रोडक्शन A है, प्रोडक्शन B है, तो हमारा कॉस्ट सेंटर क्या हुआ, हमारा A कॉस्ट सेंटर हुआ, तो अब B कॉस्ट सेंटर हुआ। जैसे A हो गया हमारा कोई भी डिवीजन, HR डिवीजन हो गया, फाइनेंस डिवीजन, तो उसको हम कॉस्ट सेंटर कहते हैं। Cost object, activity, contrast, cost center, customer process, production, project, service or any other object for which costs are ascertained. Cost object क्या है, टू डिपार्टमेंट्स है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे जैसे कॉस्ट सेंटर है, टू डिपार्टमेंट्स हो गए A एंड B जो हमारे कॉस्ट सेंटर है। उसी में अगर हम देखते हैं कि कॉस्ट सेंटर में हमें 3 डिवीजन और हैं, जिसमें हमारे 3 प्रोडक्शन बन रहे हैं, X, Y एंड Z, ठीक है, 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो हमें X में कितना हमें निकालना उसका कॉस्ट, तो हमें उसको X प्रोडक्ट को कहते हैं कॉस्ट ऑब्जेक्ट,
समझिए, जैसे ए एंड बी है तो हम ए में हमारे 3 प्रोडक्शन हो रहे हैं, तो हमें 3 प्रोडक्शन में से एक प्रोडक्शन, जैसे ए का एक्स वाई जेड है तो एक्स का हमें कॉस्ट निकालनी है, तो उसको हम कॉस्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन of a product or a service consists of cost of material consumed, direct employee cost, direct expenses, production overhead, quality control cost, packing cost, research and development cost and administrative overhead related to production. प्रोडक्शन के रिलेटेड कॉस्ट है हमें वही लेनी है, बस रिकवरीज फॉर सेल ऑफ स्क्रैप उसमें से माइनस कर देनी है, वेस्टेज एंड लाइक से सेल बी मेड वो सब माइनस कर देनी है, जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट एम्प्लॉय इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वही है जो भी हमारे को प्रोडक्शन या सर्विसेज में मटेरियल कंज्यूम करने में, डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट में, एक्सपेंसेस में, ओवरहेड में जो भी सब होते हैं वो हम उसमें हम अपना रिकवरी, जैसे से हमने किसी प्रोडक्ट का सेल ऑफ कर दिया, स्क्रैप आया, वेस्टेज था हमारा, वो सब हम उसमें से डिडक्ट कर देंगे, तो वो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगी। Cost of transportation. Cost of transportation comprises of the cost of freight, cartage, transit, insurance, and cost of operating fleet and other incident charges, whether incurred internally or paid to an outside agency for transport of agency. ठीक है, इतना तो समझ आ गया। But does not include detention and demurrage charges. तो इसका मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में हम ये सब तो इंक्लूड कर लेंगे, बट ये साफ साफ कह रहा है कि इसमें डिटेंशन एंड डिमरेज चार्जेस हम नहीं करेंगे। जैसे कि पुलिस है, हम हमारा ट्रक जा रहा है सामान लेके, टोल पे पुलिस वालों ने पकड़ लिया, उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करे और हमारे जो भी इनवॉइसेस थे वो मैच नहीं कर रहे हैं उसके साथ, या इनवॉइसेस भी गलत हैं, तो ट्रक को उन्होंने फिर डिटेन कर लिया, तो उससे जो हमारा एक्सपेंसेस होगा वो हम अपने कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते? क्योंकि वो हमारी गलती है, हमने इनवॉइसेस ढंग से नहीं दिए, पूरी क्वांटिटी जो डिस्क्राइब करी थी वो उन्होंने सही नहीं है, तो इसलिए हम उसको क्लियरली कहता है कैस वन कि उसको डज नॉट इंक्लूड डिटेंशन एंड डीमरेज चार्ज। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज क्लासिफाइड एज इनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड आउटवर्ड। ये 2 टाइप्स की क्लासीफाई करता है, या तो आप सामान ला रहे हैं या जा रहा है हमारा सामान, तो ये 2 टाइप्स ऑफ इनवर्ड एंड आउटवर्ड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। ठीक है, कॉस्ट यूनिट, कॉस्ट यूनिट इज अ फॉर्म ऑफ मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट और अ सर्विस। Cost unit is generally adopted on the basis of convenience and practice in the industry concerned. ठीक है, ये हमें क्या बता रहा है, कॉस्ट को मेजर कर रहे हैं, किस यूनिट में कर रहे हैं वो सब हमें बता रहे हैं। जैसे पावर है MW मेगावाट में हो गया, सीमेंट हो गया MT में हो गया, मिलियन टन में हो गया, ऑटोमोबाइल नंबर्स में होती है, ट्रांसपोर्टेशन टन किलोमीटर, कॉस्ट पर टन में, अगर हमें टन किलोमीटर है तो हमें ट्रांसपोर्टेशन पर टन किलोमीटर निकालनी है, तो वो कैसे निकालनी है वो हमें सब ये क्लास 1 बताता है। ठीक है, डेवलपमेंट कॉस्ट, डेवलपमेंट कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ फॉर एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग और अदर नॉलेज टू अ प्लान और डिजाइन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू और सब्सटेंशियली इम्प्रूव मटीरियल, डिवाइस, प्रोडक्ट, प्रोसेस, सिस्टम और सर्विस बिफोर द स्टार्ट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन और यूज। जैसे हमारे डिपार्टमेंट्स में इम्प्रूवमेंट चलती रहती है, लाइक वन प्लस है, वन प्लस हमारा जैसे एवरी ईयर हमें न्यू मोबाइल ला के देता है, वो न्यू एवरी ईयर न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करता है, उसमें कुछ ना कुछ न्यू फीचर्स ऐड ऑन करता रहता है, तो उसको हम डेवलपमेंट कॉस्ट, रिसर्च, एक्चुअली जिसका वर्ड है रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, तो उस कॉस्ट को हम डेवलपमेंट कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, जो मतलब आपकी जैसे कोई भी चीज़ है, आप उसमें किसी भी प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट लाते हैं, एडिशनल अपने फीचर्स डालते हैं, तो उसको हम डेवलपमेंट कॉस्ट कहते हैं। अब डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, ये हमारे चैप्टर्स में हम सब पढ़ चुके हैं। एम्प्लॉय कॉस्ट विच कैन बी एट्रीब्यूटेड टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट इन एन इकोनॉमिकली फिजिबल वे, जो इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लाइक 1 आवर में हमने कितना गेन किया, कितना लॉस किया, जैसे जो इजीली आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस सब आप पढ़ चुके हैं, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू मैन्युफैक्चर ऑफ अ प्रोडक्ट और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज विच कैन बी आइडेंटिफाई और लिंक विद द कॉस्ट ऑब्जेक्ट अदर देन डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट एंड डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, linked with the cost objects other than the direct material, for example royalty charges, job charges,
हायर चार्जेस फॉर यूज ऑफ स्पेसिफिक इक्विपमेंट, सॉफ्टवेयर सर्विस बेस्ड वगैरह, तो आपको पता है। फिर दोबारा डायरेक्ट मटेरियल, सेम मटेरियल द कॉस्ट ऑफ विच कैन बी एट्रीब्यूटेड टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट इन इकोनॉमिक वे। कॉस्ट ऑब्जेक्ट आप लोग को पता ही है, जैसे हमारा ए एंड बी हमारा टू कॉस्ट सेंटर थे, तो उसके अंदर जैसे ए के अंदर हम एक्स वाई जेड बना रहे हैं, तो एक्स का हम कॉस्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, तो उसको इकोनॉमिकली डायरेक्टली मटेरियल कैसे होता है उसमें वो बता रहा है। अब आता है डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। Distribution overhead, also known as distribution cost, are the costs incurred in handling a product or service from the time it is ready for dispatch or delivery unit it reaches the ultimate consumer, including the units receive the products or services in an inter-unit transfer. जैसे कॉस्ट, जैसे कि वन प्रोडक्ट की, जैसे हमने फिनिश्ड गुड है उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है आर प्रोडक्ट को, तो हम उसको, कोई तो हमारे पास आके लेके नहीं आएगा, हम अपने लेके जाएंगे तो वन प्रोडक्ट उसको रिटेल स्टोर पे देना है, डिस्ट्रीब्यूशन का उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वो अपना प्रोडक्ट ऐसे उठा के तो नहीं दे सकते। तो जैसे हमने एग्जांपल लिया था पेंसिल का, तो पेंसिल हम आप जाके रिटेलर को वन पेंसिल तो दे नहीं सकते, हमें उसको प्रॉपर पैक करके उसको बॉक्स करके तो हम उसको देंगे। तो उस रैपिंग को एंड बॉक्स, जैसे हमने पेंसिल बॉक्स, हमने 10 पेंसिल बॉक्स को एक ही बॉक्स में डाला, उसको रैपिंग करी अच्छे से, तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कहते हैं, ठीक है। और इसमें कॉस्ट ऑफ एनी नॉन मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन सच एज पैकिंग, रीपैकिंग, लेबलिंग एंड इंटरमीडिएट स्टोरेज लोकेशन एंड विल बी पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में हमारा और क्या है, हमने पैकिंग तो कर दी उसको, उसके ऊपर लेबलिंग भी करना कि हमने उसको मैन्युफैक्चर कब किया, कंपनी के डिटेल्स, इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, उसकी कॉस्टिंग क्या है, अगर जैसे कुछ भी हम एक्सपायरी प्रोडक्ट है तो हम उसमें एक्सपायरी प्रोडक्ट से भी डिटेल लाते हैं, तो वो सब हमारे डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में आता है। तो जिसके एग्जांपल है सेकेंडरी पैकिंग एंड आउटवर्ड कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। वेयर हाउसिंग कॉस्टिंग, जैसे हमारा वेयर हाउसिंग जैसे इसमें था। सेकेंडरी पैकिंग, जैसे हमने उसको पैक किया सारा, आउट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी उसके अंदर आती है सारी, हमने उसको ट्रांसपोर्ट किया, वेयर हाउस में भी रखा। कॉस्ट ऑफ डिलीवरिंग द प्रोडक्ट टू कस्टमर, वहाँ वेयर हाउस से लेके हम कस्टमर तक गए, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस मिले। कॉस्ट ऑफ मेंडिंग और रिप्लेसिंग पैकिंग मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट, कभी हमें अनरैप भी करके उनको देना पड़ता है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन के पूरे कॉस्ट के अंदर ही सारा आता है। ओके, नाउ इज एम्प्लॉय कॉस्ट। एम्प्लॉय कॉस्ट, ये सब आप पढ़ चुके हैं। बेनिफिट्स पेड और पेबल फॉर द सर्विस रेंडर्ड बाय द एम्प्लॉयज, ठीक है। हमें जो भी एम्प्लॉय हमें सर्विस देगा हमें उसको पेड करना ही है या पेबल रहेगा वो, इंक्लूडिंग टेम्परेरी, पार्ट टाइम, और चाहे वो टेम्परेरी हो, पार्ट टाइम का हो या कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय, हमें उसको पे करना ही होता है। एक्सप्लेनेशन, चलो ये भी देख लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज इंक्लूड एम्प्लॉयज एंगेज्ड बाय द एम्प्लॉयर on contract basis, either directly or through a contractor, but does not include employees of any contractor engaged in the entity for a contractual job, ठीक है। Compensation paid to employees for the past period on account of any dispute in the current period shall form an of employee cost, but not a part of production। जैसे हमने compensation पे किया पास्ट पीरियड का कोई भी था, तो वो हमारा एम्प्लॉय कॉस्ट होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट में नहीं आएगा। Short provision of prior period employee cost in current period shall form part of employee cost in the current, but not a part of production. Employee cost includes payment made in cash or a kind, ठीक है, कैश में भी और काइंड में भी। Fixed cost, सबने पढ़ा हुआ है। Fixed cost are costs which do not vary with the change in the volume of activity. Fixed expenses है तो fixed expenses ही रहेंगे, चाहे कितनी प्रोडक्शन कर लो आप, तो उसको हम फिक्स्ड ही रखेंगे। Fixed indirect cost है टर्म है फिक्स्ड ओवरहेड, जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं सब। इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट सब है। एम्प्लॉय कॉस्ट विच कैन बी डायरेक्टली एट्रीब्यूट टू अ पर्टिकुलर कॉस्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस विच कैन नॉट बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू पर्टिकुलर कॉस्ट, जो डायरेक्ट नहीं है वो इनडायरेक्ट है। Indirect material, the cost of which cannot be directly attributed to the same marketing overhead. Marketing overheads comprise of selling overhead and distribution overhead. जो एज यू नो, आप किसी को प्रोडक्ट को भी आप सेल करेंगे, वो सेल करेंगे तो उसकी मार्केटिंग करनी भी बहुत जरूरी है, तो हमें उसको मार्केटिंग ओवरहेड्स कहते हैं। मटेरियल कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट और रेंडरिंग अ सर्विसेज। मटेरियल कॉस्ट है वो हमने यूज करी प्रोडक्शन में के लिए प्रोडक्ट की,
और रेंडरिंग अ सर्विसेज, तो उसको हम मटेरियल कॉस्ट कह देते हैं. Normal capacity. Normal capacity is the production achieved or achievable of on an average over a number of periods of season under the normal circumstances, taking into account the loss of capacity resulting from the plant maintenance. The above definition is also applicable for normal capacity in relation to her service being rendered. कितने यूनिट हम एक घंटे में, जैसे नॉर्मल कैपेसिटी होती है हमारी, कितने यूनिट हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं नॉर्मल आइडल टाइम में. वन डे में अगर 10 आवर है तो उसमें 1 आवर हमारा आइडल टाइम होता है. तो एवरेज कॉस्ट आप एक दिन में कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं, दैट इज हमारी नॉर्मल कैपेसिटी. ओके. ओवरहेड्स. ओवरहेड्स कंप्रोमाइज कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट एम्प्लॉयज एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. तो सबको पता ही है. पैकिंग मटेरियल्स कॉस्ट. द कॉस्ट ऑफ मटेरियल ऑफ एनी नेचर यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ पैकिंग ऑफ अ प्रोडक्ट. Packing material can be classified into primary packing material and secondary packing material. The primary packing material is essential to hold and preserve the product for its use by the customer, and secondary packing material enables to store, transport, inform the customer, promote and otherwise make the products marketable. पैकिंग मटेरियल क्या हो गया, इसमें जैसे हमने भी कोई भी, जैसे हमारी ऑयल है, फॉर एग्जांपल ऑयल की बोतल ले लेते हैं, उसको हमने बोतल में पैक करते हैं तो उसको हम प्राइमरी पैकिंग कहते हैं. उसके ऊपर पेपर रैपिंग जिसमें बताया जाता है कि प्रोडक्ट क्या है, कहाँ से बना है, एंड ऑल डिटेल, उसकी लास्ट डेट ऑफ यूज़ क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, कंपनी के लेबल्स, प्रोडक्ट डिटरमाइन सारा, तो वो हमें, उसको हम सेकेंडरी पैकिंग में कहते हैं. तो ये है प्राइम कॉस्ट. प्राइम कॉस्ट इज द एग्रीगेट or direct material cost, direct employee cost and direct expenses. As you know, prime cost is direct material cost, direct employee cost and direct expenses cost. Production overhead. Indirect cost involves in the production of a product or in rendering services. Research cost. Research cost is the cost of original and planned investigation undertaken with the prospect of gaining new scientific knowledge and understanding. रिसर्च कॉस्ट होती है, जैसे किसी भी कॉस्ट को आप किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी हम पहले उसकी रिसर्च करते हैं, उसकी प्लानिंग करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि उसके प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, तो कैसे न्यू टेक्निक्स है उसको समझते हैं, किस नॉलेज को, तो उसको हम रिसर्च कॉस्ट कहते हैं. सेलिंग ओवरहेड. सेलिंग ओवरहेड्स आर द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू सेल ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस and include all indirect expenses incurred in the selling the products of a service. Selling overheads are also known as selling cost. आप समझ गए होंगे सेलिंग ओवरहेड्स क्या है. हम अपने प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को हमें अपना सेल करना है, अपनी सर्विसेज को भी देना है, उसके अंदर सारे जो भी उसके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, इनकर्ड होते हैं, उसको बेयर करने के टाइम, तो उसको हम सेलिंग ओवरहेड कहते हैं, जिसे हम सेलिंग कॉस्ट भी कहते हैं. सेमी वेरिएबल कॉस्ट आर द कॉस्ट दैट कंटेन बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल एलिमेंट. दे पार्टली चेंज विद द चेंज इन लेवल ऑफ एक्टिविटी. सेमी वेरिएबल कॉस्ट जो कॉस्ट है जिसमें बोथ हमारे फिक्स्ड भी होते हैं, वेरिएबल भी होते हैं. फिक्स तो फिक्स रहता है, वेरिएबल भी रहता है, बट कभी कभी वो लेवल ऑफ एक्टिविटी, जैसे हमारे लेवल ऑफ एक्टिविटी इंक्रीज होगा तो वो हमारा वेरिएट होता रहता है. सपोर्ट सर्विस कॉस्ट सेंटर. द कॉस्ट सेंटर विच प्राइमली प्रोवाइड्स ऑक्सिलरी सर्विस अक्रॉस द एंटिटी. ठीक है. द कॉस्ट सेंटर विच प्रोवाइड्स सर्विस टू प्रोडक्शन, ऑपरेशन or other service cost center but not directly engaged in manufacturing process or operation or in rendering a service is a support service cost center. Support service cost center renders service to other cost center, other units and in some cases to outside party. Example engineering, workshop, quality control. Support service cost center समझ गए होंगे आप, जैसे कि किसी भी जो हमारी प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में इंक्लूड नहीं होती है, जैसे कि हमारी रिफ्रेशमेंट हो गई होती है, जो कंटेन करता है, जो एम्प्लॉय का थोड़ा सपोर्ट बैकअप बढ़ाता है, हमारे सर्विस देता है कि उससे क्वालिटी ऑफ वर्क आता है, उससे हमारी क्वालिटी, जैसे हमारी बैड हो रही है तो उससे क्वालिटी कंट्रोल हो जाती है, तो उसमें जैसे इंजीनियरिंग, वर्कशॉप वगैरह सब आता है. क्वालिटी एश्योरेंस भी आता है, डिजाइनिंग, लेबोरेटरी, हेल्प डेस्क, ट्रांसपोर्टेशन फॉर कॉल सेंटर स्टाफ, तो ये सब सपोर्ट सेंटर्स हैं हमारे. ठीक है. स्टैंडर्ड कॉस्ट.
A predetermined cost of a product or a service based on a technical specification and efficient operating conditions. Standard costs are used as a scale of reference to compare the actual cost with the standard cost with a view to determine the variance, if any, and analyze the causes of variance and take proper measure to control them. ठीक है, वन बुक जैसे स्टैंडर्ड कॉस्ट हो गया, प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, हमने कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस बेस्ड ऑन टेक्निकल सर्विस स्पेशल एंड एफिशिएंट ऑफ ऑपरेशन। जैसे हमने प्री डिटरमाइन करते हैं कॉस्ट, जैसे हमने एक बुक बनानी है हमारी, तो उसकी हम पहले ही कॉस्ट डिटरमाइन कर लेते हैं कि उसमें बनाने में कितनी हमारी कॉस्ट लगनी चाहिए और एक्चुअल में कितनी लगेगी वो बाद में हमें पता चलेगा, जो एज यूजुअल होता है। तो जब वो इनकर होती है तो स्टैंडर्ड कॉस्ट हम वो होती है जो हम पहले से प्री डिटरमाइन कर लेते हैं किसी भी प्रोडक्शन करने से पहले। जैसे हमें वन बुक की प्रोडक्शन करनी है तो हमें उसके लिए कितनी कॉस्ट लगेगी, तो हम उसको अपना स्टैंडर्ड बजट टाइप बना लेते हैं। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट आर द कॉस्ट विच टेंड्स टू डायरेक्टली वेरी विद वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी। Variable indirect costs are termed as variable overheads. The variable costs are the cost which tends to directly vary with the, जैसे जैसे हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी, जैसे जैसे हमारी वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट बढ़ेगी तो कॉस्ट भी हमारी वेरिएबल होती रहती है, तो उसको हम वेरिएबल कॉस्ट या वेरिएबल ओवरहेड्स भी कहते हैं। प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। ठीक है, ये हमारे को कॉस्ट शीट बनाने में बहुत हेल्प करेगा ये वाला, तो इस चीज से हम गए। द कॉस्ट शैल बी क्लासिफाइड बाय प्रोसेस ऑफ grouping the components of cost under a common designation on the basis of similarity of the nature, attribution और relation। ठीक है, कॉस्ट जो भी है हमारी वो ग्रुपिंग रहती है, सबकी कंपोनेंट्स की ग्रुपिंग रहती है, कॉमन डेस्टिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ नेचर, एट्रीब्यूट। आइटम ग्रुप टुगेदर अंडर कॉमन हेड शैल बी फर्दर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल डिफरेंस। ठीक है, it is the process of identification of each item and the systematic placement of item together according to the common features. The same cost may appear in several different classification depending on the purpose of class। ये तो आपको समझ आ रहा होगा, मैं रीड कर रही हूँ आप लोग के लिए बस। The cost is classified normally in terms of managerial objective. Its presentation normally requires sub-classification. Such sub-classification may be according to the nature of cost element, functional line, areas of responsibility or sum of thus usual breakup। ठीक है, तो ये सब हमारे कॉस्ट के बारे में ही बता रहा है और कुछ भी नहीं है। इसके प्रिंसिपल कैसे कॉस्ट शीट को बनाने में, जो भी जैसे हम जॉब करने जाएंगे तो पहले हमारे को कॉस्ट स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, तो हमारे को ये बहुत हेल्प करने वाला है। तो कॉस्ट में भी क्लासिफाइड विद रेफरेंस टू द नेचर ऑफ एक्सपेंसेस, जो हमने पढ़ के आए। इट्स ट्रेसेबिलिटी टू अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, इट्स रिलेशन टू फंक्शन, एक्टिविटीज, इज बिहेवियर कि वो फिक्स्ड है, सेमी वेरिएबल है, एंड रिलेशनशिप टू द प्रोडक्शन प्रोसेस है। स्कीम क्या है उसमें, स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन बाय नेचर ऑफ एक्सपेंसेस है। ये सब आपको आइटम ऑफ कॉस्ट है, कॉस्ट डिफर ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर है। कॉस्ट इज हमारे डिफरेंट कॉस्ट शैल बी गैदर्ड टुगेदर इन द नेचुरल ग्रुपिंग सच एज मटेरियल, employee expenses. The employment of element of cost can be classified into material, employee and expenses as you know। तो इसमें वही हमें मटेरियल कॉस्ट अभी पढ़ के आए हैं हम सब, मटेरियल कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट, एक्सपेंसेस कॉस्ट, तो ये सब वही चीज है। 6.2 द बाय नेचर ऑफ ट्रेसेबिलिटी टू अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट। ट्रेसेबिलिटी classification shall be on the basis of method of assigning cost to cost object. If a cost can be assigned to a cost object, classification shall be on the basis of method of assigning cost to cost object। cost object आप लोग को पता ही है, जैसे A एंड B हमारा डिपार्टमेंट था, तो A के अंदर हम 3 प्रोडक्ट बना रहे थे, तो X इज द जैसे XYZ, तो XYZ हमारे पर्टिकुलरली ईच कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स है। तो इफ cost can be assigned to a cost object in an economic feasible way, it shall be treated as a direct to that cost object। A cost that cannot be assigned directly shall be an indirect। like we are making any like हम कोई भी बाउल बना रहे हैं, उसको हम कॉस्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे, जैसे हमने XYZ बोला, तो उसकी बाउल की कॉस्ट निकालनी है तो उस बाउल को कहते हैं कॉस्ट ऑब्जेक्ट। और अगर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसको पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कि यूज को ट्रेसेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने कॉस्ट ऑफ जब बॉल को बनाने के लिए हम उसकी कॉस्ट को इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उसको हम ट्रेसेबिलिटी ऑफ कॉस्ट टू अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है,
डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और द कॉस्ट ऑफ मटेरियल विच कैन बी असाइन टू अ कॉस्ट इन नॉन इकोनॉमिक, ये सब वही है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, indirect employee cost, indirect expenses. Expenses are the expenses which cannot be directly assigned to a particular cost of revenue. सेम वही है जैसे इंश्योरेंस भी इनडायरेक्ट हो गया, तो वही है। बाय फंक्शन कॉस्ट shall be classified according to major functions like production, administration, selling, distribution, research, development। जैसे हम अपनी कॉस्ट शीट बनाएंगे तो ये आपको सब दिखेगा उसके अंदर क्या चीज़ है और ये प्रोडक्शन वगैरह क्या है। बाय नेचर ऑफ बिहेवियर, क्या है वो, फिक्स्ड है, सेमी है या वेरिएबल कॉस्ट है, क्या पता करना है वो क्या चीज़ है। तो जैसे कॉस्ट शैल बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन बिहेवियर इन रिस्पॉन्स टू द चेंजेस in the activity level such as fixed cost, variable cost and semi variable cost। तो हमें नेचर ऑफ बिहेवियर बताता है। जैसे फिक्स्ड है तो वो फिक्स्ड ही रहेगा, आपने कोई सामान एक जगह रख दिया तो वो फिक्स्ड रहेगा, आपने फिक्स्ड रहेगा। वो जैसे वॉल है वो फिक्स्ड है तो फिक्स्ड है, आप उसको मूव नहीं कर सकते। वही सेमी वेरिएबल है तो मतलब किसी भी आपके जैसे चेयर आपकी मूव कर सकते हैं, वेरिएबल है। लाइक आप उसको कंपेयर कर सकते हैं नेचर ऑफ पर्सन के ऑल्सो। अगर वो नेचर उसका नेचर फिक्स्ड है तो फिक्स्ड ही रहता है, अगर वो जैसे फ्लक्चुएट होता रहता है, फ्लेक्सिबल रहता है, तो वो कभी हंसता है कभी रोता है, तो वो सेमी वेरिएबल। और कोई जैसे भी सिचुएशन की तरह अपने आप को मोल्ड करता रहता है वो वेरिएबल होता है। तो इसको हम नेचर ऑफ बिहेवियर कहते हैं कॉस्ट का। तो कॉस्ट सेम इज लाइक कि कॉस्ट हमारे को जैसे जैसे हम प्रोडक्शन करेंगे उसकी हमें आइडेंटिफाई करती रहेगी क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट की। हम जैसे जैसे प्रोडक्ट बनेगा तो उसकी फिक्स्ड कॉस्ट रहेगी, वेरिएबल रहेगा, सेमी वेरिएबल रहेगा, तो उसकी कॉस्ट हम वैसे ही रखेंगे। 6.4 बाय नेचर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑपरेशन प्रोसेस, कॉस्ट शैल बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ प्रोडक्शन और ऑपरेशन प्रोसेस। यहाँ पे आ चुका है। बैच कॉस्ट शैल बी एग्रीगेट कॉस्ट रिलेटेड टू कॉस्ट यूनिट विच consist of group of similar article or services maintain its identity through one or more stages of production। process cost, operation cost, contract cost, ये सब वही है। जैसे process cost will be the cost of production of operation process where goods are produced or service rendered from a sequence of operation or repeated operation or process during the period। operation cost shall be the cost of specific operation involved in the production of goods और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। ठीक है, वो हमारी जैसे आपको समझ आ रहा है प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट और रेंडरिंग ऑफ सर्विस में जो कॉस्ट आती है वो। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट विल बी कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीड बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टी एंड कॉन्ट्रैक्टर। पहले से ही जैसे हमारे कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं उसके ऊपर हम डिसाइड पहले से ही कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी, तो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट। जॉइंट कॉस्ट आर द कॉस्ट ऑफ कॉमन रिसोर्सेज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग 2 or more प्रोडक्ट्स और रेंडरिंग 2 or more सर्विसेज साइमल्टेनियसली। जैसे जॉइंट कॉस्ट होगी, जैसे हम ए और बी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसको प्रोडक्शन करते टाइम हमारी सेम ही मटेरियल, सेम ही टाइमिंग्स एंड सेम ही मशीन्स यूज हो रही हैं, तो उनको हम जॉइंट कॉस्ट कहते हैं। तो ठीक है, नाउ प्रेजेंटेशन ये सब हमारी कॉस्ट के बारे में हो गया। उसको प्रेजेंटेशन कैसे, द कॉस्ट आइटम इन द कॉस्ट आइटम शैल बी प्रेजेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ रेलिवेंट क्लासिफिकेशन। ठीक है, कैसे हमें क्लासिफिकेशन के बारे में ही बताया तो ये वो ही बोल रहा है। द क्लासिफिकेशन ऑफ आइटम शैल बी फॉलोड कंसिस्टेंटली फ्रॉम पीरियड टू पीरियड। सेम है जो भी हम क्लासीफाई ऑफ कॉस्ट है, जो भी जैसे हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड में इंट्रोडक्शन में ऑब्जेक्टिव में पढ़ा था कि हमारे जो प्रिंसिपल है वो स्टैंडर्ड ही रहेंगे। और आपने अगर पहले ही एक जैसे आप कुछ भी अपने आइटम अपना फॉर्मेट स्टैंडर्ड कर लिया है तो वो पीरियड टू पीरियड चेंज होता रहेगा, नहीं चेंज कर सकते सॉरी, तो वो ही आप उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल जो होता नहीं है डायरेक्ट मटेरियल के अंदर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस डाल दिए तो उसको आपको हमेशा लाइफ टाइम ओवर द पीरियड ऑफ द इयर्स वो ही यूज करना है। जो होता नहीं है बेसिकली एज पर हम अपने सारे कॉस्ट स्टेटमेंट एज पर कॉस्ट शीट उसी के क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। डिस्क्लोजर, एनी चेंज इन क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट शैल बी मेड ओनली इफ इट्स रिक्वायर्ड बाय लॉ और कॉम्प्लायंस विद द कॉस्ट अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड or such change would result in more appropriate preparation or presentation of cost statement of an entity। ये सारे हमारे डिस्क्लोजर हैं कि कोई भी अगर चेंज है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में तभी हो सकता है जब हमारे कोई लॉ में, कॉम्प्लायंसेस में, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में हमारा चेंज आया तो हम उसको अपने स्टेटमेंट्स में वैसे ही चेंज करेंगे अप्रोप्रिएट प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग। एनी चेंज इन क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट विच हैज अ मटेरियल इफेक्ट ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट shall be disclosed in the cost statement।
कोई भी चेंज है, आपने कुछ भी चेंज किया मटेरियल इफेक्ट को, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को, वो हमें अपनी कॉस्ट स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना ही है। Where the effect of such change is not ascertainable wholly or partly, the fact should be indicated in the cost. जब भी हम अपनी कॉस्ट स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसमें हमने कुछ भी अपना क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में चेंजेस वगैरह किया है तो हमें उसको मेंशन करना पड़ेगा, अपनी स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा एवरी ईयर। सो आज का ये हमने कैश 1 पढ़ा था। आई होप आपको सबको समझ आ गया होगा। सो कैश 2 के साथ हम जल्दी मिलते हैं, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।